नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई प्री सिविल 2024 पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल रहने ही वाला है। उसके अलावा बाकी भी जितने इंजीनियरिंग के एग्जाम हैं उन सब के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी सिविल में 8th रैंक थी। एसएससी जेई 2022 में मैंने क्लियर किया हुआ, उसमें मेरे को बीआरओ डिपार्टमेंट मिला था और 700 के करीब मेरी रैंक थी। उसके अलावा प्री में मेरे 141 मार्क्स थे और मेंस में मेरे 233 मार्क्स थे। मेंस में मेरी 95.1% एक्यूरेसी थी। ये दिखाने का पर्पज यही है कि भाई जो आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा या जिस तरीके से बताया जाएगा वो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सफिशियंट है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64, द मेन कंपोनेंट ऑफ ए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैन बी क्लासिफाइड एज ए ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट एंड स्टोरेज कंपोनेंट। एन एग्जांपल ऑफ द स्टोरेज कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है भाई? जो सरफेस का वाटर होता है, समुद्र से पानी भाप बन के क्लाउड बनता है, फिर बारिश होती है, फिर रिवर के थ्रू वापस समुद्र में चला जाता है। ये पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन वाला, भाई वाटर वेपर के थ्रू, क्लाउड्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होएगा। और एक होता है स्टोरेज वाला। तो जो वाटर होता है स्टोर कैसे हो सकता है? तो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में वाटर हमारा स्टोर हो सकता है। ट्रांसपीरेशन हो गया, रन ऑफ हो गया और प्रेसिपिटेशन, ये तीनों क्या है? ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पानी को, एक जगह से दूसरी जगह पानी जाने लग रहा है। लेकिन ग्राउंड वाटर का क्या मतलब? पानी हमारा स्टोर हो रहा है। तो बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द प्लाईवुड बोर्ड। प्लाईवुड की जो थिकनेस होती है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसमें कितनी लेयर्स हैं, नंबर ऑफ लेयर्स के थ्रू। भाई जो प्लाई लगने लग रही है उसके अंदर कितनी प्लाई है, उनकी थिकनेस कितनी है, नंबर कितना है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड ऑफ एस्टिमेशन अर्थवर्क एक्सकेवेशन इज मेजर्ड इन। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिपेंसी थी, तो इस वजह से सभी को इसके मार्क्स मिल गए हैं। तो बच्चों का डाउट थे भाई जो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें डिस्क्रिपेंसी है या भाई किसका जिसका कोई भी सही आंसर ना, तो उसमें सभी को मार्क्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 number question. Two simply supported beam with a central concentrated load having the following particular. Compare the slope at the end. Simply supported beam है, उसके अंदर जो स्लोप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? पॉइंट लोड लगने लग रहा है तो वैल्यू होती है WL² डिवाइड बाई 16 EI। और अगर उसके ऊपर कंसंट वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगने लग रहा है तो कितनी होती है? WL³/24 EI। हमारे को कौन सा वो दिया है भाई? हमें पॉइंट लोड लगने लग रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? WL² डिवाइड बाई 16 EI। अब दो बीम आपको आपस में आपको कंपेयर करना है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले बीम के लिए W वजन कितना है 2, L² लेंथ कितनी है 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 डिवाइड बाय EI। यानी पहले के अंदर स्लोप हमारा कितना आ गया? 50 आ गया। दूसरी बीम के लिए लिखो, W वेट कितना है 1, लेंथ कितनी है 10, यानी 10 का स्क्वायर 100, ऊपर का क्या आ गया 100, नीचे लिखेंगे 2i यानी कि 50। तो पहले बीम में भी स्लोप 50 का आने लग रहा है, दूसरी बीम में भी स्लोप 50 का आने लग रहा है। तो स्लोप ऑफ बीम ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीम बी। जो दोनों बीम है उनका स्लोप इक्वल है। लेकिन इसका जो आंसर है, फाइनल आंसर की के अंदर इन्होंने क्या दिया? 4th नंबर ऑप्शन दिया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं भाई आपने सही लगाया होगा और सोल्व भी सही कर रहे हैं, भाई सबको पता स्लोप की इक्वेशन होती है, लेकिन इन्होंने उसका आंसर गलत दे दिया है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। एक क्वेश्चन से इतना फर्क भी नहीं पड़ने वाला। बाकी आपको सही आंसर पता होना चाहिए। सही आंसर इसका क्या होता है? स्लोप ऑफ बीम ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीम बी। अगला क्वेश्चन, इफ ए यूनिट रोटेशन इज टू बी caused at the end A as shown in the figure, the far end being hinge support, a moment of dash has to be applied at A where EI is the flexural rigidity of the beam। जो इसमें ए वाला एंड है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला, वहां पे आपको यूनिट रोटेशन करवानी है। तो भाई आपको कितना मूवमेंट लगाना पड़ेगा अगर भी आपका हिंज वाला सपोर्ट है? अब ये वाला क्वेश्चन कैसा है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस टाइप की चीजें पढ़ना, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। आगे के लिए आपको बस याद रख लेना है भाई आप कितना लगाओगे। दूसरे वाला जैसे इसमें हिंज दे रखे है, बी वाला हिंज है, तो जो इसकी रिजिडिटी होती है या फिर कह लो ए के ऊपर हमें कितना मूवमेंट लगाना पड़ेगा? 3 EI डिवाइड बाई एल। कितना लगाना पड़ेगा? 3
ई आई डिवाइड बाय एल, इसको लिख लेना आप कहीं पे, क्या पता मेंस में इससे क्वेश्चन आ जाए। ये किस वाले केस में, जब भी आपका हिंज वाला हो। अब सपोज करो बी यहाँ पे फिक्स दे रखा होता, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते। अगर बी फिक्स होता तब हमें कितना मूवमेंट लगाना पड़ता यूनिट रोटेशन के लिए, 4 EI डिवाइड बाय एल, 4 EI डिवाइड बाय एल। अब इसमें लगाने का लगेगा क्योंकि हिंज है 3 EI बाय एल, लेंथ कितनी है इसकी 5 मीटर, तो 3 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 0.6। आंसर क्या हो जाएगा 0.6 EI। उस वाले क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट में या उस टाइप के क्वेश्चन में गढ़ने लग रहा हूँ भाई, जो हम रूटीन के अंदर नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ 5 मीटर एंड सेक्शन ऑफ साइज 200 into 300 mm हैविंग ए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सटर्नल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दैट कैन बी अप्लाइड टू बीम बिफोर फेलियर। एक बीम दे रखी है आपको, 5 मीटर की है, ठीक है, उसके ऊपर आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाना है। बीम का सेल्फ वेट दे रखा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मैक्सिमम उसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट कितना आ सकता है 18 किलो न्यूटन। तो बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WL² डिवाइड बाई 8। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या फॉर्मूला होता है, WL² डिवाइड बाई 8। लेंथ इसकी कितनी है 5 मीटर, तो W इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 18। तो कैलकुलेटर में करते हैं इसको। तो अब ये कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन है, इस वाले को आप स्किप कर सकते हो प्री के अंदर, क्योंकि वहां आपको इतना टाइम नहीं होता, भले ही ये क्वेश्चन आता हो आप इसको छोड़ सकते हो। तो WL² बाय डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 25। कितना आ गया 5.76। कितना मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं बीम के ऊपर, 5.76। अब जो बीम है उसका खुद का वजन कितना है, बीम का खुद का वजन है 1 किलो न्यूटन, तो हम एक्सटर्नल कितना लगा सकते हैं 4.76। क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं करना था, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे जिस बच्चे का ये पेपर उसने क्या किया, नोट अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो उसने बहुत बढ़िया काम किया ये, ठीक है। क्वेश्चन हमको आता है लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। आखिरी में अगर आपके पास 5-7 मिनट बच जाती हैं तो फिर फटाफट जो मार्क रिव्यू वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, फॉर ए गिवन सोयल सैंपल विद इंक्रीज इन द कॉम्पैक्शन एफर्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। भाई अगर आपने कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ा दिया तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होती है, कम हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर में भी कई बार आ चुका क्वेश्चन, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। भाई पहले तो आप 2 किलो के हैमर से कॉम्पैक्शन करने लग रहे थे, तो भाई 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ रही थी। अब मान लो आपने 5 किलो का हैमर यूज करना शुरू कर दिया, तो भाई हो सकता है 1 लीटर पानी में ही सोयल हमारी पूरी कॉम्पैक्ट हो जाए, तो वो चीज कहने लग रहा है वाटर कंटेंट, वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम टू फाइंड आउट दी। भाई जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको हम जीरो ले लेते हैं, या फिर डेटम क्या लो, क्या निकालने के लिए, गोज प्रेशर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, गोज प्रेशर। वैसे तो गोज प्रेशर निकालने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए हैं भाई एब्सोल्यूट वाला भी, फिर हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं वैक्यूम वाला भी, तो कई ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, इस वजह से इन्होंने सभी को मार्क्स दे दिए। वैसे आपको पता है जो एटमोस्फेरिक प्रेशर हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, क्या निकालने के लिए, गोज प्रेशर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस फॉर ए बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ इज गिवन बाय। अब ये थोड़ा सा नया वाला क्वेश्चन था। हम जो पढ़ते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस किसके बराबर होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस होता है शियर फोर्स यानी कि BU डिवाइड बाय B इंटू डी, बस हम इतना पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ते हैं ना। लेकिन अब इसके अंदर है वेरिंग डेप्थ, भाई जो आपकी बीम है कहीं पे 1 मीटर की है, कहीं पे बीम आपकी 2 मीटर की, तो क्या फॉर्मूला हम लगाना पड़ेगा हमें, BU प्लस माइनस MU डिवाइड बाई डी, टेन बीटा डिवाइड बाई B इंटू डी। तो इस वाले फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो, BU प्लस माइनस MU डिवाइड बाई डी, टेन बीटा डिवाइड बाई B इंटू डी। बाकी इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन को देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नया था लेकिन ऑप्शन देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, BU प्लस माइनस MU बाई डी, टेन बीटा अपॉन BD। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनफॉर्मेटरी साइन नेसेसरी हैव द रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप विद ब्लू बैकग्राउंड एंड द वाइट ब्लैक लेटर और द सिंबल्स। तो ऐसे कौन से साइन बोर्ड होते हैं जिनकी रेक्टेंगल वो होती है भाई, शेप होती है,
और ब्लू बैकग्राउंड होता है, व्हाइट ब्लैक लेटर लिखे होते हैं, तो इनफॉर्मेशन वाले साइन होते हैं। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से इनफॉर्मेशन वाले साइन बोर्ड कौन से हैं भाई? पार्किंग साइन किसका इनफॉर्मेशन देने लग रहा है? फैसिलिटी इनफॉर्मेशन साइन, ये भी इनफॉर्मेशन वाला है। स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट किसका? स्पीड लिमिट आपका रेगुलेटरी टाइप का। स्पीड लिमिट कौन सा है? रेगुलेटरी वाला। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड का। अगला क्वेश्चन, एज पर यूलर थ्योरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड कंडीशन इज द लॉन्गेस्ट इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज ऑब्टेन। यूलर के हिसाब से मैक्सिमम इफेक्टिव लेंथ हमें कौन से उसमें देखनी पड़ती है भाई? एक एंड हमारा फिक्स होता है, दूसरा आपका फ्री होता है। इफेक्टिव लेंथ उसकी कितनी लेते हैं हम? 12 लेते हैं ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन, व्हेन वन ऑफ द एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स एंड अदर इज फ्री। एक एंड आपका फिक्स है, दूसरा एंड हमारा फ्री है। अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी की क्या यूनिट होती है भाई? सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की भी सेम यूनिट होती है। तो 75 का बी, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी भी मीटर पर सेकंड में हम पता करते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following type of soil is known for its high load bearing capacity and stability, making it ideal for the use in the construction of foundation? भाई कौन सी सोयल होती है जिसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और वो स्टेबल होती है, उसको हम फाउंडेशन के अंदर यूज कर सकते हैं? तो वो सोयल होती है सैंडी सोयल। कौन सी? सैंड सोयल, सैंडी सोयल। अगला क्वेश्चन, मैच द मेजर डैम ऑफ इंडिया विद देयर टाइप्स। अब ये थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है, बाकी ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, आपको पता होने चाहिए। इंडिया के अंदर मेजर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट कौन से हैं? स्टेटमेंट, ये ऑप्शन देखते हैं। बाखड़ा डैम, जो बाखड़ा डैम है वो कौन सा टाइप का डैम है? वो ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम के अंदर क्या होता है भाई? उस डैम का मतलब साइज कह लो आप, या वजन इतना ज्यादा होता है, अपनी ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से वो सारे के सारे पानी को रिटेन करता है। जो बाखड़ा डैम है वो कौन सा डैम है? ग्रेविटी डैम है। तो वैसे ज्यादातर बच्चों को आइडिया होगा इस चीज का, क्योंकि भाई पहला जो ग्रेविटी डैम बना था जवाहरलाल नेहरू जी के आसपास, टाइम के आसपास बना था ये बाखड़ा डैम। फिर आता है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम कौन सा? ये आर्च डैम है। और बाण बाणसुर सागर डैम, ये कौन सा डैम है? ये अर्दन डैम है। तो ये आप याद कर सकते हो भाई, बाखड़ा ग्रेविटी, इडुक्की है आर्च वाला, और बाणसुर कौन सा है? अर्दन डैम है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। A gravity weir is the one in which the uplift pressure caused by the seepage of water below the floor is resisted entirely by the weight of the floor। भाई जो ग्रेविटी वियर होता है उसका भाई जो थिकनेस होती है उसकी हम थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं, और जो भी अपलिफ्ट प्रेशर होता है उसके फ्लोर का जो वेट होता है वो उसको रजिस्ट करता है। भाई जैसे मैंने ऊपर आपको ग्रेविटी डैम के बारे में बताया, वहीं इसमें है ग्रेविटी वियर। जहां भी ग्रेविटी शब्द आ गया तो उस चीज का क्या मतलब है? उस चीज में वजन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, इस वजह से ग्रेविटी का यूज कर रखा है। तो अपलिफ्ट प्रेशर को अपने वजन की वजह से रजिस्ट करता है ग्रेविटी वियर, बिल्कुल सही बात है। सेकंड वो रीजन पढ़ते हैं। इन द नॉन ग्रेविटी टाइप वियर फ्लोर थिकनेस इज लेस एंड द अपलिफ्ट प्रेशर इज रजिस्ट बाय द बेंडिंग एक्शन ऑफ द आरसीसी फ्लोर। तो नॉन ग्रेविटी टाइप वाले में क्या होता है? उसमें फ्लोर की थिकनेस कम होती है भाई, वजन ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसमें जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है, पानी प्रेशर लगाएगा, तो वो कैसे रजिस्ट करवाएंगे हम? जो बेंडिंग एक्शन होता है आरसीसी फ्लोर का, उसकी हेल्प से। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करने लग रही। अगला क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ कितनी होती है? तो प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 75 सेंटीमीटर सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ 75 सेंटीमीटर है ना, प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट हैज द लीस्ट एडेसिव पावर ऑन द स्मूथ सरफेस एंड इज आइडियल फॉर द रफ सरफेस। तो ऐसा कौन सा पेंट है जो हम स्मूथ सरफेस के ऊपर यूज नहीं कर सकते, केवल रफ के ऊपर यूज कर सकते हैं? तो सीमेंट पेंट। नया क्वेश्चन है ये, तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आप ना कर पाए हो। तो स्मूथ सरफेस में नहीं कर सकते, केवल रफ में कर सकते हैं, तो सीमेंट पेंट होता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम वाला पेंट हो गया, एनिमल पेंट हो गया, और ल्यूमिनस पेंट हो गया, ये हम स्मूथ सरफेस के ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन द लिक्विड लिमिट ऑफ सोयल ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन। लिक्विड लिमिट निकालने के लिए हम किसके बीच में ग्राफ बनाते हैं भाई? नंबर ऑफ बेलो और वाटर कंटेंट के बीच में।
जो हम कंसिस्टेंसी लिमिट पढ़ते हैं सोयल मैकेनिक्स में, सबसे पहला टेस्ट लिक्विड लिमिट का ही आता है। भाई कितनी बार आपको वो उसको ब्लो करवाना पड़ रहा है, भाई जो आपका apparatus है उसको हम हल्की सी हाइट पे उठाते हैं और भाई पटकते हैं, यानी कि ब्लो करवाते हैं। और कितने वाटर कंटेंट के ऊपर? केवल 25 टाइम वो ब्लो करने पे जो ग्रूव होता है, जो छेद होता है, वो पूरा का पूरा भर जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसकी लिक्विड लिमिट है। कैसा ग्राइंड apparatus का हम यूज करते हैं? और जो उसका टूल होता है, 2 mm उसकी नीचे वाली विड्थ होती है, 8 mm उसकी हाइट होती है और 11 mm टॉप वाली विड्थ होती है उसकी। तो वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी 3 R इन दी 3R प्रिंसिपल? भाई 3R प्रिंसिपल के अंदर आर का क्या मतलब है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। पहले तो रिड्यूस करना है। ऐसी चीजें जिनसे पोल्यूशन होता है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनको हम कम यूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे यूज उनका। फिर रीयूज करेंगे, भाई चीजों को बार बार यूज करेंगे, जैसे पॉलिथीन वगैरह तो बार बार यूज कर लिए, कपड़े के थैले बार बार यूज कर लिए। और फिर रिसाइकल करेंगे। कोई चीज है रिसाइकल हो सकती है तो उसको हम रिसाइकल करेंगे ताकि वेस्ट हमारा कम से कम हो। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट, डोमेस्टिक सीवेज इज ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो डोमेस्टिक सीवेज होता है वो वाटर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है, तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट, वाटर कलेक्टेड अवेलेबल एट सोर्स विल ऑलवेज बी प्योर। तो जो वाटर होता है सोर्स के ऊपर अवेलेबल होता है, क्या वो हमेशा प्योर होता है? जी नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। सोर्स के ऊपर जो पानी होता है वो भी इम्प्योर हो सकता है। भाई किसी ने उसमें कुछ केमिकल वगैरह डाल दिया या सीवेज उसके अंदर मिक्स हो गया तो वो इम्प्योर हो सकता है। जैसे इसमें ऑलवेज आ गया ना, तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती हैं ऑलवेज या फिर ओनली, तो वे गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू ए अपवर्ड पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, द नेचर ऑफ स्ट्रेस डेवलप विल बी। भाई कैंटिलीवर के ऊपर आपने ऊपर की तरफ लोड लगा दिया, ठीक है, अपवर्ड लोड लगाया, तो स्ट्रेस उसके अंदर कैसे डेवलप होंगी? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो कंप्रेसिव, और जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके नीचे कैसी फोर्स आएंगी? टेंसाइल फोर्स आएंगी। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जो भी ये क्वेश्चन होते हैं ना भाई, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, इसमें आपको क्या करना होता है? इमेजिन करके देखना होता है। आप इमेजिन करके देखो थोड़ा सा। भाई जैसे ये आपकी बीम है, ठीक है, आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ये बीम आपकी ऐसे मुड़ जाएगी, कुछ कुछ ऐसे मुड़ जाएगी। तो जो इधर वाला फाइबर है ये क्या होने लग रहा है? इस ये तो दबने लग रहा है। और जो इसका बाहर वाला फाइबर वो खींचने लग रहा है, तो जो वाला फाइबर खींचेगा उसमें टेंशन आएगा, और जो दबने लग रहा है जिसकी लेंथ कम होने लग रही है उस पर कंप्रेशन आएगा। तो ऐसे लोड लगाया हमने ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले फाइबर पे कंप्रेशन, नीचे वाले पे टेंशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म बाय स्मेल्टिंग आयरन, पिग आयरन एट दी 1500 डिग्री सेल्सियस? जो पिग आयरन होता है उसको 1500 डिग्री के ऊपर हम पिघलाते हैं, तो क्या बाय प्रोडक्ट मिलता है? तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलता है। क्या मिलता है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। क्वेश्चन नया था लेकिन आसानी से हो सकता था ये वाला क्वेश्चन। जो सीमेंट होती है, सीमेंट के अंदर भी हम पढ़ते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है। और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कैसे बनता है? आयरन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी को हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बोलते हैं। तो इजी क्वेश्चन है ये भी, कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नेसेसरी। तो पिछले लेक्चर में भी एक प्राइमिंग का क्वेश्चन आया था, इस वाले में भी ये प्राइमिंग का क्वेश्चन है। प्राइमिंग हम क्यों करते हैं? ताकि पंप के अंदर जो हवा वो होती है ना वो सारी बाहर निकल सके। कोई भी उसके अंदर एयर नहीं रहनी चाहिए पंप के अंदर। ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब जिसने पंप अच्छे से पढ़ा होगा वो इसको कर देगा, वरना नहीं कर पाएगा। बाकी चीज बेसिक ही है। प्राइमिंग क्या होता है उसके लिए मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कैनेडी थ्योरी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज सच दैट देयर इज नो सिल्टिंग, नो स्काउरिंग एक्शन ऑन द कनाल बेड, देन सच वेलोसिटी इज नोन एज द। तो कैनेडी के हिसाब से ऐसी वेलोसिटी जिस पे ना तो सिल्टिंग होगी ना स्काउरिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला दिया था कैनेडी ने? 0.55 m y रेस टू द पावर 0.64।
अगला क्वेश्चन, भाई डैम दे रखे हैं, बड़े बड़े डैम कौन से हैं इंडिया में और कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्यों बोला? क्योंकि मेजर डैम की बात हो रखी है भाई, आपसे माइनर डैम पूछ लेता छोटे छोटे डैम के बारे में तब तो आपको कंफ्यूजन हो भी सकता था। अब ये इतने बड़े बड़े डैम है, सबको पता है कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं। नागार्जुन सागर डैम कहाँ बना हुआ? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। हीराकुंड डैम कहाँ पे है? महानदी के ऊपर। भाई उड़ीसा साइड और पश्चिम बंगाल साइड है ये। टेहरी डैम कहाँ पे है? टेहरी डैम ये भाई हिमाचल साइड है। तो टेहरी डैम है भागीरथी नदी के ऊपर। कहाँ पे? भागीरथी के ऊपर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको सारे ना भी पता हो तो भाई कम से कम दो तो सभी को पता ही होंगे भाई, टेहरी वाला, हीराकुंड वाला और नागार्जुन सागर वाला भी पता ही रहता भाई, साउथ की एक ही नदी है इसके अंदर, कृष्णा। अगला क्वेश्चन, ए मटेरियल हैज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 3 टाइम इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि ई की वैल्यू 3g के इक्वल है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू 2k 1 + म्यू। ई इज इक्वल टू वो E इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू। तो E की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, तो 3g इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू। तो 3 ÷ 2 1.5। म्यू की वैल्यू यानी पॉइजन रेशो आ गया आपका 0.5। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पॉइजन रेशो 0.5 हो गया। पॉइजन रेशो 0.5 होने का क्या मतलब है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? भाई एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन प्लस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन प्लस जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन इज इक्वल टू, भाई जो स्ट्रेसेस हैं डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू। और म्यू की वैल्यू अगर 0.5 होगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? जीरो। बल्क मॉडुलस कितना होगा? भाई बल्क मॉडुलस इसका इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसका जीरो। भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो तो बल्क मॉडुलस अपने आप इन्फिनिटी होगा। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहने लग रहा है? वॉल्यूम इसकी चेंज होएगी। भाई वॉल्यूम स्ट्रेन जब जीरो है तो वॉल्यूम चेंज कैसे होगी? फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द डाटा सेट फ्रॉम ए लेवलिंग बुक, द इनकरेक्ट ऑप्शन इज। आपको एक लेवलिंग बुक दे रखी है और आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्यू वाले स्टेशन पे। रिड्यूस लेवल कितना है? भाई क्यू आपका बेंचमार्क था और बैक साइड आपकी आई -3.45 और इसका रिड्यूस लेवल है 150। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी कितनी हो गई? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड, यानी कि 150 प्लस -3.45, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई करीब करीब 150 में से 3 गया 146.5 के आसपास। क्यू के ऊपर। आर के ऊपर इंटरमीडिएट साइट है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ भी सेम रहेगी। तो हाइट एट स्टेशन आर इज 146.55। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आपको हर स्टेशन के ऊपर निकालना था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। लेकिन करना क्या था इसमें, ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल आखिरी में अटेम्प्ट करना था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं भाई? बैक साइड वो रिड्यूस लेवल ऑफ जो भी है पहला स्टेशन प्लस बैक साइड। तो आर एल पहले का आपको दे रखा प्लस बैक साइड, क्या की निकल जाती, आर पे इंटरमीडिएट है सेम रहती। एस के ऊपर क्या करना पड़ता भाई? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसको माइनस करते आर एल आता, फिर इसको ऐड करते तब हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आती। ऐसे चलते जाना था। थर्ड स्टेटमेंट इसकी गलत है। क्वेश्चन आसान था लेकिन आखिरी में अटेम्प्ट करना था। अगला क्वेश्चन, टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। टिम्बर को हम फायर रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं? तो उसको एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर सोक करके हम उसको फायर रेजिस्टेंस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय सोक इट इन दी अमोनियम सल्फेट। ये भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कह सकते हो क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए हैं। भाई फायर रेजिस्टेंस आप टिम्बर को कैसे बना सकते हो? सर एबल प्रोसेस होता है, भाई सोडियम सिलिकेट का सॉल्यूशन होता है। चेयरिंग होती है, भाई उसको आप जला देते हो हल्का हल्का सरफेस के ऊपर से। उसके अलावा भाई अमोनियम, बोरेक्स, बोरिक एसिड, सोलियम, सोडियम आर्सेनेट वगैरह इन सब का हम यूज कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होते हैं टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए। अमोनियम सल्फेट के अंदर भी हम उसको सोक करते हैं, डुबाते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड टू बी अडॉप्टेड फॉर कंक्रीटिंग इन ए सब जीरो टेम्परेचर। जहां पे बहुत कम टेम्परेचर है वहां हमें कौन सी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी कंक्रीट को मतलब प्रिपेयर करने के लिए? पहली स्टेटमेंट,
प्री हीटिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ कंक्रीट, भाई पहले आप हल्की सी हीट प्रोवाइड कर दोगे सभी मटेरियल को, तो बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिकल हीटिंग ऑफ मटेरियल ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के मटेरियल्स को हीट करेंगे, ये भी ठीक है। एडमिक्सचर ऑफ एंटी फ्रीजिंग मटेरियल, फ्रीज ना हो पाए भाई, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर तो सारी चीजें फ्रीज हो जाएंगी, तो एंटी फ्रीजिंग एडमिक्सचर का यूज कर सकते हैं, सही बात है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ द कंक्रीट मास, जब आपने कंक्रीट प्लेस कर दी तब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हीट कर सकते हो, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, यानी कुल मिला के हम हीट प्रोवाइड करेंगे, चारों स्टेटमेंट सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइननेस ऑफ सीमेंट वो करने के लिए हम कौन से साइज की सीव यूज करते हैं? तो आई एस सीव 9 हम यूज करते हैं, जिसका साइज होता है 19 माइक्रोन, और 10% से ज्यादा पार्टिकल इसके ऊपर रिटेन नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क? रेसिप्रोकेटिंग पंप का प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रिएट करता है, यानी किस टाइप से समझाऊं आपको, जैसे ये सुआ होता है ना, पिस्टन कह लो आप, तो पहले तो जमीन से पानी को खींचेगा पिस्टन की हेल्प से, जैसे सुए सुए टाइप की पिस्टन होती है, और फिर क्या होता है जब पानी को ऊपर की तरफ ले जाना होता है तो नीचे वाली तो वाल्व बंद हो जाती है, गेट बंद हो जाता है, ऊपर वाला गेट खुल जाएगा, और फिर ऊपर इसको डिस्चार्ज को ही पिस्टन की हेल्प से पहुंचा देगा। तो पहले सकिंग करेगा यानी कि खींच लेगा पानी को, और फिर पिस्टन की हेल्प से पानी को फिर ऊपर पहुंचा देगा। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन टू फाइंड द हाइपोटेनियस अलाउंस यूज यूजिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन ए स्लोपिंग ग्राउंड? तो सिंपल सा हाइपोटेनियस अलाउंस का फॉर्मूला बुझ है, एल सेक थीटा माइनस वन। एल सेक थीटा माइनस वन, या हाइपोटेनियस अलाउंस क्या होता है भाई, जब आप स्लोप के अलोंग किसी लाइन को मेजर कर रहे होते हो, तो भाई हमें तो क्या चाहिए होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन हम मेजर क्या कर लेते हैं, स्लोप वाला डिस्टेंस, यानी ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए चेन को हम हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, और कितना शिफ्ट करेंगे, एल सेक थीटा माइनस वन। अगला क्वेश्चन, लॉस एंजलस मशीन होती है किसके लिए यूज करते हैं? भाई लॉस एंजलस मशीन से हम हार्डनेस, उसकी एवरेजन रेजिस्टेंस बताते हैं। एग्रीगेट के अंदर लॉस एंजलस मशीन यूज करते हैं ना, उसके अंदर स्टील की बॉल होती है, और 500 रेवोल्यूशन करवाते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, एवरेजन रेजिस्टेंस, यानी एक टाइप से उसकी हार्डनेस हमें पता चल रही है एग्रीगेट की। 1.7 mm के एग्रीगेट से पास करवाते हैं उसको, और परसेंटेज पासिंग हम नोट करते हैं इस लॉस एंजलस मशीन के अंदर। अगला क्वेश्चन, while designing an RCC footing on soil, what should be the minimum thickness of the edge of the footing as per IS 456? आरसीसी फुटिंग अगर सोयल के ऊपर तो मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, 150 mm। प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, पाइल के ऊपर होती तो 300 mm होती। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 2.5 मीटर बेस्ड ऑन द प्रोविजन गिवन ऑन द इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर ए स्पैन ऑफ 10 मीटर। कैंटिलीवर बीम दे रखी है, डायमीटर जिसका स्पैन है उसकी डेप्थ कितनी होगी, तो स्पैन बाय डेप्थ कितना होता है कैंटिलीवर का, 7, स्पैन बाय डेप्थ होता है 7, तो डेप्थ आपकी कितनी होगी, स्पैन डिवाइड बाय 7, स्पैन डिवाइड बाय 7। तो इसको आप इजीली कर सकते थे बिना कैलकुलेटर के भी। स्पैन इसका कितना है भाई, डायमीटर का क्या मतलब हो गया, 2500 mm डिवाइड बाय 7, कितना आ गया, 357.14। वही ऑप्शन है 357.14 mm। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्बन क्रेडिट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको। कार्बन क्रेडिट आर क्रिएटेड व्हेन द ग्रीन हाउस गैस राइज अबव ए बेस लाइन। कार्बन क्रेडिट हमें तब मिलेंगे जब ग्रीन हाउस गैस हमारी बेस लाइन से ज्यादा हो जाएगी, जी नहीं, ये गलत लिख दिया इसने। ग्रीन हाउस गैस हमारी एक लिमिट से कम रहेंगी, कार्बन क्रेडिट हमें तभी मिलेंगे। बाकी इसकी सही स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन क्रेडिट के बारे में क्वेश्चन आजकल काफी आ रहे हैं। कार्बन क्रेडिट आर यूज इन सिग्नेटरी कंट्री टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, और जिन्होंने इसको साइन किया था उसके अंदर ये कार्बन क्रेडिट का सिस्टम चलता है। कार्बन क्रेडिट मेक एमिशन ए कमोडिटी। कार्बन क्रेडिट सिस्टम के अंदर जो एमिशंस होते हैं यानी पोल्यूशन होता है, उसको हमें कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। कमोडिटी यानी कि वस्तु की तरह, जैसे कि भाई 1 किलो सेब हो गई, तो एक वस्तु है ना सेब, उसी तरीके से हमने पोल्यूशन को क्या बना दिया, एक वस्तु बना दी, कमोडिटी बना दी। फोर्थ स्टेटमेंट,
कार्बन क्रेडिट कोरस्पॉन्ड टू ए डिटरमाइंड ट्रेडेबल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है उसको कोरस्पॉन्ड करता है। भाई अगर ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ या कम ज्यादा हुआ तो उसी हिसाब से आप कार्बन क्रेडिट सेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड प्रेशर इज मेजर इन। जो साउंड का प्रेशर होता है उसको हम किसके अंदर मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई प्रेशर हम किस में मेजर करते हैं, पास्कल के अंदर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। तो साउंड प्रेशर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर ही मेजर होता है। एक इसके अंदर वाट लिखा हुआ, वाट का मतलब होता है पावर के लिए, हर्ट हर्ट यानी कि फ्रीक्वेंसी, डेसिबल यानी कि इसकी इंटेंसिटी, ठीक है, साउंड की। तो ठीक है दोस्तों, हमने एसएससी जेई सिविल 2024 पेपर 1 जो 5 मई की शिफ्ट थी मॉर्निंग वाले, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिलती रहे और ऐसे ही आपकी तैयारी बढ़िया होती रहे। तो थैंक यू दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अदर एग्जाम। थैंक यू। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, सिविल इंजीनियर्स डिस्कशन।